Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to campus.pk. अच्छा जी, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। जी बच्चे ठीक है। अच्छा जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, एक बात ज़रा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं करना चाहूँगा बेटा, वो ये है कि आप लोग अपने जब रिव्यूज़ देते हैं ना, बेशक आप 1 स्टार ही क्यों ना दें, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 5 स्टार्स दे दें, ठीक है। आप 1 ही स्टार क्यों ना दें, आप अपने रीज़न लिखें। 1 स्टार दे या 5 स्टार दे दे, आप अपने रीजंस लिखें कि इस वजह से मैंने ये दिया है। जब आपका रीज़न मुझे नहीं पता चलेगा तो जिस बच्चे ने 1 स्टार दिया है या जिसने 5 स्टार्स दिया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि मैं कैसे उसको जस्टिफाई करूं, कि उसको मैं कैसे उसको अंडरस्टैंड करूं कि बच्चे को क्या समझ आ रही है या नहीं आ रही है, लेक्चर कंटेंट में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बेटा आप लोग लाजमी अपने रिव्यूज़ के साथ साथ अपने कमेंट्स लिखा करें कि भाई आप, कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं, हमें वहाँ से पता चल जाता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं लिखते। आप एक दो जो है कम से कम एक ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट में आपका काम होना है या 30 सेकेंड्स में आपने रिव्यू देना होता है। अपने रिव्यूज़ में लाजमी अपने कमेंट्स लिखा करें, ठीक है। अपने कमेंट्स दिया करें ताकि हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चे। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करें फिर। अच्छा जी बेटा, आज हम लास्ट टाइम हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक भी यूएचएस और नम्स दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। वालेकुम सलाम। दैट इज आज का हमारा टॉपिक होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी बच्चे, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure। ठीक है बच्चे, अगर आपके पास एक लिक्विड है, उसका एक स्पेसिफिक वेपर प्रेशर है, अगर वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तब उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, और याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है बेटा। राजिया बेटा, अभी एफएलपी का सिलेबस, अच्छा एफएलपी का सिलेबस बताऊं बेटा? अभी एक दो अभी बता दूंगा, एक कल तक मैं बता दूंगा क्या करना है। अभी तो उन्होंने कोई स्केजुअल नहीं दिया, अभी स्केजुअल नहीं आया बेटा। अभी एफएलपी कब होना है, जब हो मैं आपको बता दूंगा। हैं? कल है? नहीं नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कल के लिए, मैं बता दूंगा बेटा आपको जी। अच्छा जी, जरा बोर्ड पे देखिए बेटा, जरा लेक्चर पे फोकस करें, जरा लेक्चर पे फोकस करें बेटा जरा। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है बेटा? वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप कह सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जी जी ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बस आप लोग आपस में बातें ना करें। जी जी बच्चे, आप लोग आपस में बातें ना करें, अब आप जरा लेक्चर पे फोकस करें जी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए याद रखिएगा बेटा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चे, हमेशा याद रखिएगा वाटर के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल। अच्छा जी,
डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशन। बेटा याद रखिएगा कि इसमें बेटा इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट ये है कि इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होगा, तमाम टेम्परेचर पे टेक्स प्लेस होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। ठीक है बेटा, तो मीन टू से कि हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे और इवापोरेशन के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा, तमाम टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकती है। ठीक हो गया बेटा इसमें? हाँ, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही बेटा? आप अपने वहां पे देख लेना, उससे आपने क्वालिटी क्या रखी हुई है, नेट की क्वालिटी देखे, मेरे ख्याल यहाँ पे ठीक है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही? नहीं बेटा ठीक है मैं भी देख रहा होता हूँ साथ साथ। ठीक है बेटा, अपनी वीडियो मैं भी देख रहा होता हूँ साथ साथ, यहाँ पे तो क्लियर है। हाँ अच्छा जी, हो गया बेटा? स्क्रीन क्लियर हो गया बेटा? जी ठीक है बेटा, आप जरा जरा बोर्ड पे देखिए बेटा, सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए जरा, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर का रिलेशन देखें विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, तो याद रखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे। इसमें आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है? स्क्रीन ठीक है बेटा? अच्छा जी, एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट you can boil a liquid at any temperature by changing the external pressure। मैंने आपको यह कहा था कि भाई जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 एटीएम है, स्टैंडर्ड अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो जितने भी हमारे पास लिक्विड है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उन सबका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट स्टिल नो कि आप उन लिक्विड्स को अपनी मर्जी से किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं बाय चेंजिंग या बाय फ्लक्चुएटिंग दी एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को अगर आप वेरीफाई करें, उसको चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे, अगर आप उसको कम या ज्यादा कर दे, तो यू कैन बॉयल अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। ठीक है बच्चे? तो इसके लिए कुछ एग्जांपल है जी बच्चे। देखिए एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 एटीएम ही है ना, लेकिन हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम ज्यादा करके भी हम कर सकते हैं। अगर नेचुरल प्रोसेस देखें तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स है बेटा, उसको जरा देखते हैं। अब इसी की मैं बात करने लगा हूं। अगर हम बात करें वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा कि अगर 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस क्या है बेटा, 760 टॉर, 760 टॉर हो तो वाटर बॉयल करेगा एट एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा मुझे एक बात पता है, व्हाट इज मीन बाय 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है बेटा? जाहिर बात है ये डिपेंड करेंगे हाइट के ऊपर, वो भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे बेटा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड क्यों लिया है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है बेटा? हाँ जी जी बच्चे, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाँ वाह जी वाह, कमाल हो गया बेटा। हाँ अभी तक कोई बच्चा नहीं बता, कोई किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग 1 एटीएम कहते हैं, 2 एटीएम कहते हैं, 1 एटीएम 0.5 एटीएम भी कहते हैं, जितने भी सारे कैलकुलेशंस हमने किया है, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। जी बेटा वेरी गुड, अनीबा बेटा वेरी गुड, ठीक है। और
और बच्चे, मैं आपको इसको जरा यहाँ पे एक समझा के स्केच के थ्रू समझा के मैं जाना चाहूंगा बेटा। यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखें, जरा बोर्ड पे सारे बच्चे जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सी लेवल पे खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना दिया है, तुम्हारी क्लास में जो भी इसको मैच करे वही समझ ले कि वही बंदा है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आंखें बना रहा हूं, ये एक बंदा है, ठीक है, तुम्हारी क्लास के, ये सी लेवल पे खड़ा है। अब इधर जरा बोर्ड पे देखें, ये सी लेवल पे खड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि सी लेवल पे फॉर एग्जांपल ये एयर कॉलम है, ये एयर कॉलम है, और फॉर एग्जांपल ये सी लेवल है, ठीक है बच्चे। इस सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो एयर कॉलम का प्रेशर होगा इस बंदे के ऊपर, एयर कॉलम का, दैट इज, या एयर प्रेशर होगा, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा 1 atm होना चाहिए एट सी लेवल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बेटा ये? हाँ जी, जो एयर कॉलम का प्रेशर है इस सी लेवल के ऊपर, उस बंदे के ऊपर, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये बात याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में एटीएम में रखेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ सी लेवल ही क्यों लेते हैं? वाई बेटा, क्यों सी लेवल हम इस पे स्टैंडर्ड ले रहे हैं? कोई और जगह भी ले सकते थे बेटा, मरी ले सकते थे हम, मरी में क्यों नहीं लेंगे? इस्लामाबाद में क्यों नहीं लेंगे जी? क्यों हम सी लेवल को ही प्रीफर करते हैं जी बच्चे? क्यों हम सी लेवल को प्रीफर करते बेटा? सी लेवल को हम इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि सी लेवल के बाद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपके पास क्लियर प्लेन हो। मतलब अगर आप बाकी जगहों पे सी लेवल से जब आप मूव करेंगे तो आपके पास एलिवेशन डिप्रेशन जो है शुरू हो जाती है। मतलब एक प्लेन सी लेवल के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जो बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है बेटा। प्लेन सबसे जो प्लेन पार्ट है जहां पे एलिवेशन और डिप्रेशन नहीं है वो सी लेवल है बेसिकली। सी लेवल के बाद बाकी जितने भी जगह पे आप चले जाए वहां पे एलिवेशन और डिप्रेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी चेंजेस आ जाता है, ठीक है बेटा। उसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है बच्चे। अब हम जरा इसको जरा क्लियर करते हैं बेटा कि अगर हम वाटर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर 1 atm हो, मीन 760 टॉर हो, तो 760 टॉर हो तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर मैं इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 489 टॉर कर दूं, डबल कर दिया मैंने, 489 टॉर कर दूं, तो वाटर बॉयल करेगा 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। वाटर किस पे बॉयल करेगा बेटा? हाँ जी, वाटर किस पे बॉयल करेगा? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। इसके अलावा अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 700 टॉर कर दूं, 700 टॉर कर दूं, तो याद रखिएगा 700 टॉर पे वाटर बॉयल करेगा 898 डिग्री सेल्सियस। और ये कहां पे होगा बेटा? दिस विल हैपन एट मरी हिल, मरी हिल, ठीक है बच्चे। और अगर आप बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम 323 टॉर तक लेकर कम कर दे, यहां तक कम कर दे, तो ये आपके पास बॉयल करेगा 69 डिग्री सी पे। एंड दिस विल हैपन एट माउंट एवरेस्ट। और अगर 23.5 पे अगर हम 5 तक अगर हम टॉर तक लेकर आ जाए प्रेशर को, तो वाटर बॉयल करेगा बेटा 825 डिग्री सेल्सियस पे। रूम टेम्परेचर पे भी आप वाटर को बॉयल कर सकते हैं जी बच्चे। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इनको जरा याद रखिएगा। यहां पे इस टेबल का मतलब क्या है बेटा? वी कैन बॉयल वाटर एट एनी टेम्परेचर बाय चेंजिंग द प्रेशर। जी जी, ठीक हो गया बच्चे। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे बेटा, मैंने बड़ा लिखा है बेटा, और कितना बड़ा लिखना है? ठीक है, मैं कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं सिर्फ भी बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। बताना यह चाह रहा था
कि भाई अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दे, एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बेटा याद रखिएगा, देखिए वाटर को आप 25 डिग्री सी पे भी बॉयल कर सकते हैं, 25 डिग्री सी पे भी बॉयल कर सकते हैं अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके 23.5 टॉर तक लेकर आए, तो आप बॉयल कर सकते हैं वाटर को। अभी जो मेरा इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे वाटर जो है बॉयल करेगा बेटा अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस पे। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 90 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करेगा। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबाउट 680-685 के दरमियान ही 85 टॉर में हम कह सकते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां पे। ठीक है, तो मतलब ये रीजन टू रीजन बेटा प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। उस्मान बेटा, प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग अ वेट, जिसको हम कहते हैं लिड्स। प्रेशर कुकर के ऊपर जो हम लिड इस्तेमाल करते हैं बेटा, लिड्स, वो बेसिकली वेट है। एक वेट आपके पास प्रेशर फॉर्म में है, जब आप उसको यूज करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल है उससे इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो जो आप जो चीज पकाना चाह रहे हैं, उसके अंदर गलाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी तरह गल जाएंगे, अच्छी तरह वो पक जाएंगे बेटा। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा के जब आप इसको बॉयल करेंगे तो चीज़ें जो है उसकी कुकिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। इसलिए आपने प्रेशर कुकर को आप इस्तेमाल करते हैं, कोई जो है कोई भी अगर आप गोश्त वगैरह को अगर आपने पकाना हो या क्या जो भी करना हो, उसको आप क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रेशर कुकर इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा तो जो कुकिंग है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा उस्मान, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट। तो यहां तक ये था बेटा हमारे पास कुछ एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से कुछ बातें थी जो हमने बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से किया। इट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वी कैन बॉयल वाटर बाय चेंजिंग, वी कैन बॉयल वाटर एट एनी टेम्परेचर बाय चेंजिंग इट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक हो गया बच्चे, तो यहां तक सबको क्लियर है बेटा? हाँ जी, अच्छा रखता हूं। इसके बाद जी इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा बेटा एमसीक्यूज के हवाले से, यही है बॉइलिंग पॉइंट। एक रिलेशन में आपको और बता के जाऊंगा बेटा, ये जरा आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ फैक्टर्स को हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स को, बेटा याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसी की हम बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी लिक्विड के अंदर ज्यादा हो, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो, तो बेटा याद रखिएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। टेस्ट लूंगा बेटा आज टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट लाजमी होगा जी। टेस्ट मैंने लेना है, लेक्चर के आखिर में लेंगे ना बेटा, आखिरी 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट्स में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो हमें उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। ठीक है बच्चे, तो हम यहां पे रिलेशन भी बता सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर विल बी लो। ये आपको आगे चैप्टर नंबर उसमें सॉल्यूशन में भी काम आएगा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा बेटा। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे तो याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी वोलेटिलिटी। वोलेटाइल की अगर हम बात करें तो वोलेटाइल भी क्या होंगे बेटा, ये कम वोलेटाइल होंगे जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो। ठीक है बच्चे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट वोलेटिलिटी विल बी डिक्रीज। तो ये आपस में आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एमसीक्यूज आता है और एक एमसीक्यूज में आपसे कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2 लिक्विड्स नेमली ए एंड बी। ठीक है बच्चे,
और हम यहां पे कह सकते हैं कि भाई जो लिक्विड 1 है या लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड 2। तो यहां पे आपको नीचे कुछ ऑप्शंस देंगे कि इनमें से जो करेक्ट आंसर क्या है, तो उसके अंदर इस तरह के रीजंस देंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी बातें उसमें वो आपको रीजन बताएंगे, तो आपने वहां से सिलेक्ट करना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस रीजन, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जो मैं आपको वर्कशीट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा, फैक्टर्स क्लियर हो गए यहां तक। फैक्टर में हमने इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमने बात की, ठीक है बच्चे जी। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा दैट इज सॉलिड। जी बेटा याद रखिएगा, सॉलिड वो सब्सटेंस है या आप कह सकते हैं कि जो आपके पास हार्ड हो, रिजिड हो, इसका कोई डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सॉलिड कहेंगे, ठीक है बेटा। मैं यहां पे शॉर्टली लिखता हूं बेटा, हार्ड हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो और शेप्स हो, ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। याद रखिएगा बेटा, वाटर नेगेटिव टेम्परेचर पे भी बॉयल कर जा सकते, नहीं बेटा नहीं, ये इतना ज्यादा फिर आप जो है ना इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो जाहिर बात है फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना। माइनस में अगर आप करें तो फिर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इतना डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इतना डिक्रीज करना पड़ेगा कि वो अचीवेबल नहीं होगा, फिर वो सिचुएशन अचीवेबल नहीं होगा। फिर हाइपोथेटिकली आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये अचीवेबल नहीं होगा। फिर अब तक उन्होंने जो है आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो 25 रूम टेम्परेचर तक की बात की है उन्होंने, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली अचीवेबल हो उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं नेगेटिव में भी अगर आप बॉयल करना चाहे तो नेगेटिव के लिए हाइपोथेटिकली तो हम कह सकते हैं अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अभी इसकी कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नेगेटिव में उन्होंने नहीं दिया हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं है ना बेटा, इतना ज्यादा आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ना हो, तो फिर वो बॉइलिंग कैसे होगा जी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, सॉलिड्स क्या है बेटा, आपके पास हार्ड है, डेफिनेट वॉल्यूम है, शेप्स है। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनना है बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसी भी सॉलिड्स के अंदर, याद रखिएगा वो एक दूसरे के साथ वेरी क्लोजली पैक्ड होती है, बहुत क्लोजली पैक्ड होती है बेटा, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दे कैन ओनली वाइब्रेट, वो आप सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, या मोशन आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होगा बेटा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है बेटा, ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पैकिंग बहुत क्लोजली पैक होती है। तो याद रखिएगा बेटा कि इनके अंदर क्या है बेटा, वेरी क्लोजली पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। याद रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनके दरमियान जो फोर्स होंगे बेटा, उन फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है बेटा, याद रखिएगा, कोहेसिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which are present between the constituent particles of the solid. In boiling में क्या कह रहे हो बेटा तुम, molecules on bottom convert into vapors. Obviously ना बेटा, वही बात तो हमने की थी, ये बात मैंने आपको नहीं बताया था बेटा पहले। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लिक्विड बॉयल हो रहा है, लेट्स सपोज वाटर है, अगर आप हीटिंग करें तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा बेटा, 100 पे पहुंचने के बाद फिर वो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है, 100 से इंक्रीज नहीं करेगा। तो मजीद जितने भी आप हीट करेंगे वो सारे के सारे टेम्परेचर उस वाटर के अंदर मौजूद, जो बॉटम में जो वाटर मौजूद है, उनको वेपर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। जी बेटा, वेपर्स जो है वो बॉटम ऑफ द लिक्विड से ही निकलेगा, क्योंकि याद रखिएगा जो वेपर्स है उनकी डेंसिटी कम होती है, गैसेस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, इसलिए जो वेपर्स है वो बॉटम से बबल्स के फॉर्म में ऊपर को आ रहा होता है।
वो इसीलिए आ रहा होता है कि जब आप हाई टेम्परेचर देंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वहां पे टेम्परेचर पहुंचने के बाद उस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज तो नहीं होगा, लेकिन जो मजीद इसको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी इन फेस चेंज में इस्तेमाल कर लेते हैं। फेस को, जो फिजिकल स्टेट थी लिक्विड से, वो गैसियस में जाना शुरू कर देंगे और लिक्विड वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, और वेपर बनने के बाद वेपर बॉटम ऑफ द लिक्विड से ऊपर आपके पास सरफेस की तरफ आ जाते हैं बेटा, ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी या ड्यू टू लेस डेंसिटी ऑफ द वेपर्स। जी बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। अब कौन कौन से होंगे वो हम डिफरेंट पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा कोहेसिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाता है बेटा, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास उस सॉलिड के अंदर एटम हो सकते हैं बेटा, एटम हो सकते हैं बेटा, आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं बेटा, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ऐसे इनको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिन पार्टिकल से मिलके वो सॉलिड बना है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी इनको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस कहेंगे। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अब आप जरा यहां पे देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक सॉलिड है, तो ये सॉलिड आपके पास कुछ इस तरह से इनकी पैकिंग होगी। देखिए इस तरह आपके पास वेरी क्लोजली पैक्ड, ये आपके पास मैं कुछ बॉल्स बना रहा हूं सॉलिड्स के लिए। तो ये सॉलिड्स के बॉल्स आपस में इतना एक दूसरे के करीब होते हैं, इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो तो बेटा आप इनका आप कह सकते हैं कि डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट इनका वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, बेटा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। यहां से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं यहां पे लिखता हूं बोर्ड पर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है बच्चे, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज, उनको हम देखना है। प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हम यहां पे देखेंगे उसको मैं यहां पे लिखता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है बच्चे, और यहां पे मैं लिखता हूं एमॉर्फस सॉलिड। नंबर 1 जी, नंबर 1, अगर हम जनरल नेम की बात करें तो याद रखिएगा बेटा कि अगर हम जनरल नेम की बात करें तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम प्योर सॉलिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्योर सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड प्योर सॉलिड्स। और याद रखिएगा जो एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या है बेटा, दिस आर नोन एज सोडोस सॉलिड। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, सोडोस सॉलिड कहते हैं। जनरल नाम की बात अगर हम करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम प्योर सॉलिड्स कहते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, सोडोस सॉलिड्स कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है, द अदर नेम ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज known as supercooled liquid, solid। क्या भाई, supercooled liquid, सॉरी। ठीक है, आप किसी भी एमॉर्फस सॉलिड को, जी बेटा कोहेसिव फोर्सेस, बेटा मैंने आपको अभी कह दिया ना कि बेटा जिन पार्टिकल से मिलके जो सॉलिड बना है उन सॉलिड्स के अंदर मौजूद जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम जनरली क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड।
या उसको सोडो सॉलिड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, एमॉर्फस सॉलिड को सोडो सॉलिड इसलिए कहते हैं कि सोडो सॉलिड मींस इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो लिक्विड से ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा लिक्विड से मिलती है इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चे, इनकी प्रॉपर्टीज लिक्विड से ज्यादा मिलने की वजह से इनको सोडो सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ये जस्ट लाइक अ लिक्विड, इसकी जो रिजेम्बलेंस है, अपीयरेंस है, दैट दीज आर लाइक अ लिक्विड, देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड। जी बेटा, अब वो वीडियो स्टक इसलिए हुआ था क्योंकि लाइट चली गई थी, एकदम से लाइट बंद हो गई थी, इसलिए जरा टेक्निकल इशू था। अब ठीक है, रिजॉल्व हो गया है। अच्छा बच्चे, तो प्रॉपर्टीज में हमने बात की थी बेटा कि जनरल नेम क्या है बेटा, प्योर सॉलिड है, और एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहेंगे, सोडो सॉलिड या सुपर कोल्ड सॉलिड्स कहेंगे। ठीक है बच्चे। नंबर 2 इज द अरेंजमेंट। अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, आप अरेंजमेंट किस चीज की अरेंजमेंट की बात हो रही है, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड। तो याद रखिएगा बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनके अंदर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऑर्डरली या रेगुलरली होगी। ठीक है बेटा, ऑर्डरली रेगुलर अरेंजमेंट होगी। लेकिन जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है उनके अंदर इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगी। क्या होगी बेटा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। इर्रेगुलर अरेंजमेंट्स of the constituent particles present in the amorphous solid, while orderly या regular arrangement of these constituent particles in the crystalline solid। इसीलिए याद रखिएगा बेटा, इन crystalline solids को हम homogeneous भी कह सकते हैं। इनकी constituent particles की arrangement homogeneous भी हो सकती है, homogeneous। और जो amorphous solid है उनके अंदर इनको हम कह सकते हैं नॉन होमोजीनस अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, नॉन होमोजीनस अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एमॉर्फस सॉलिड। बेटा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ रहा है, हेट्रोजीनस भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, एक इंपॉर्टेंट आप इसमें एक एमसीक्यूज याद रखिएगा बेटा कि तमाम के तमाम पार्ट्स किसी भी एमॉर्फस सॉलिड की बेटा वो नॉन होमोजीनियस नहीं होता या नॉन रेगुलर नहीं होता बेटा। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेगुलरिटी आ जाती है, जिनके अंदर कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। कुछ पार्ट्स में, उन पार्ट्स को कहते हैं क्रिस्टलाइड्स। द क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइड्स। ठीक है बच्चे, तो इनके अंदर कुछ क्रिस्टलाइड्स भी मौजूद होती है। तो यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, क्रिस्टलाइड्स। ठीक है बच्चे, ये जरा पॉइंट आपने याद रखनी है। ठीक हो गया बेटा, क्रिस्टलाइड्स आर द क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड। कुछ एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कुछ रेगुलरिटी आ जाती है, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को या उस जगह को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइड्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद आते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये शार्प के बाद अगर हम जब करेंगे बेटा, याद रखिएगा शार्प मींस ये है कि दिस मेल्टिंग पॉइंट विल बी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या होगी बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि ये उस सॉलिड की पहचान है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होते हैं बेटा, याद रखिएगा, और ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है बेटा, आप इसमें कह सकते हैं कि शार्प होंगे, और इसमें हम बात कर सकते हैं दीज आर फिक्स्ड। और याद रखिएगा जो एमॉर्फस सॉलिड है उनके अंदर आपके पास लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट होगा, और हम कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड। इनका मेल्टिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होंगे बेटा, वो एक लॉन्ग रेंज में आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक हो गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्लीवेज। एक बच्चे ने भी कहा था क्लीवेज की भी बात करें, तो क्लीवेज
क्लेवेज किसे कहेंगे बेटा? क्लेवेज कहेंगे ब्रेक होना, ठीक है। क्लेवेज किसे कहेंगे? ब्रेक होना। अब यहां पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनके अंदर जो क्लीवेज है वो एक खास पर्टिकुलर प्लेन पे होगा। मतलब आपके पास एक प्लेन है, एक खास पर्टिकुलर एंगल है, उस एंगल के ऊपर इसकी ब्रेकिंग, कटिंग उसके एंगल के ऊपर होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है बेटा? क्लीवेज प्लेन है, क्लीवेज प्लेन है, प्रॉपर इसकी कटिंग होगी बेटा। और याद रखिएगा जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई खास प्लेन नहीं होगा बेटा, जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर, जिनको हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर कट की हम बात करें, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया बेटा? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो आप बता सकते हैं जी। नहीं है बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम जरा इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे बेटा। एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम किसी आयनिक सॉलिड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है NaCl। इसके अलावा अगर आप मेटालिक सॉलिड की बात करें तो कॉपर है। अगर आप किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो डायमंड है, वगैरह वगैरह। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा बेटा? प्लास्टिक है, इसके अलावा गिलास है बेटा, और क्या है बेटा? रबर है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ठीक है बच्चे। तो यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। लॉन्ग रेंज में एक्सप्लेन मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करें जी बेटा। लॉन्ग रेंज से मुराद ये है कि मसलन आपके पास एक प्लास्टिक है, लेट्स सपोज इस प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक को आपने मेल्ट करना है। जब आपने टेम्परेचर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूं कि एक प्लास्टिक है, लेट सपोज ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब मेल्टिंग शुरू हो जाएंगे 80 पे और एग्जैक्ट 100 पे मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है 80 पे मेल्टिंग शुरू हो जाए और 100 पे मेल्टिंग खत्म हो जाए, इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट। जबकि शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल बात करते हैं निकल की। निकल, अभी एक एग्जांपल चलो याद रखिएगा। निकल जो है, अगर हम निकल की बात करते हैं बेटा तो निकल का जो मेल्टिंग पॉइंट है एग्जैक्ट 1009 डिग्री सेल्सियस है। 1009 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट वो टेम्परेचर होगा जिस पे निकल मेल्ट करेगा। अगर निकल के अंदर इंप्योरिटी है तो फिर वो फ्लक्चुएशन करेगी। अगर प्योर मेटल है बेटा, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो वो एग्जैक्ट 1009 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। मेल्ट होना शुरू नहीं होगा, कंप्लीट मेल्ट होगा। ना तो ये 108 पे होगा, 108 पे भी नहीं होगा बेटा, और ये 1010 पे भी नहीं होगा। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ही ये मेल्ट करेगा। दैट पॉइंट इज नोन एज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया बेटा जी। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी जी। तो अब यहां तक मेरे ख्याल है तमाम को, सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट माइट बी सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट या दिस चैप्टर, ठीक है बच्चे। ये नम्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और आपका यूएचएस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नम्स में है। द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चे, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देख लेंगे। उसके ऊपर भी जाएंगे बेटा, लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम जाएंगे। वो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना था बेटा, वो हमने कर लिया है। जो लैटिस स्ट्रक्चर के हवाले से बात आएंगे, और लैटिस एनर्जी क्या चीज है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, और स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है, इसके ऊपर भी हम लेक्चर देंगे। इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर होगा, वही लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पढ़ेंगे, साथ में हम डायमंड का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया बेटा सबको? जी बच्चे क्लियर है सबको? नेक्स्ट है बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ
0 हो गया। अच्छा जी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, जी बेटा, नंबर 1, नंबर 1 है बेटा ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। याद रखिएगा बेटा, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनकी एक डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होगी, ठीक है बेटा, डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप, डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होगी। ये भी आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, मतलब ये आप इससे बता सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि ये आपके पास इसकी शेप ये है, तो आपके पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसकी पहचान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। जी, डेफिनेट शेप से मुराद यही है, ज्योमेट्रिकल शेप यही इसी को कहते हैं बेटा। और इनके अंदर डिस्टिंक्टिव शेप क्यों होती है बेटा? ड्यू टू, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके रीजन क्या है, क्यों डिस्टिंक्टिव शेप होती है बेटा? याद रखिएगा कि इनके अंदर डिस्टिंक्टिव शेप होती है ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से क्या होंगे बेटा, से इनकी शेप जो है वो डिस्टिंक्टिव होती है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद अगर हम किसी क्रिस्टल को या क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक कर दे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं ब्रेक करके पाउडर फॉर्म में भी लेके जाऊं, अगर मैं पाउडर फॉर्म में भी लेके जाऊं, तो याद रखिएगा पाउडर फॉर्म में भी उनकी शेप सेम होगी एज द शेप ऑफ द क्रिस्टल। मतलब आप यहां पे कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में भी क्या होगा बेटा, इसके एंगल्स, एजेस एंड साइड्स आर क्या रहेंगे बेटा, रिमेन सेम रहेंगे। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद यहां पे यह है कि इनके अंदर क्या होगा बेटा, एक प्रॉपर शेप। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड हमारे क्या होगा बेटा, ये जरा देखिए, हाँ जी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है क्यूबिक है। अगर आप एक बिगर क्रिस्टल को भी तोड़ के स्मॉलर पाउडर फॉर्म में भी लेके जाए और अगर आप उसको स्टडी करें, तो जो पाउडर फॉर्म में स्मॉलर क्रिस्टल होगा उसका भी शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा बेटा एज द होल क्रिस्टल जो शेप थी, ठीक है। इनको हम इसलिए कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप आर डिस्टिंक्टिव। ठीक हो गया बच्चे, डिस्टिंक्टिव से मुराद क्लियर हो गया बेटा? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अभी हमने बात की बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स की बात की थी, तो सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमने बात की थी बेटा, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, याद रखिएगा, दीज आर शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से था बेटा, ड्यू टू, किस वजह से था बेटा, इसी प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से, रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इनके अंदर क्या होगा, एक स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। और याद रखिएगा इसी मेल्टिंग पॉइंट से ही हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहां पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई, हम क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम
क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज आ गए बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल शेप और मेल्टिंग पॉइंट्स की हमने बात की। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है बेटा, दैट इज क्लीवेज प्लेन। दैट इज क्लीवेज प्लेन। अगर हम बात करते हैं क्लीवेज की, तो बेटा क्लीवेज किसे कहेंगे? क्लीवेज किसे कहेंगे बेटा? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिगर क्रिस्टल है, बिगर क्रिस्टल है, आपने इस बिगर क्रिस्टल के ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने कोई प्रेशर अप्लाई किया है, कोई प्रेशर अप्लाई किया मैंने, कोई प्रेशर अप्लाई किया, तो ये बिगर क्रिस्टल ब्रेक होके किस में गया बेटा? स्मॉलर क्रिस्टल में गया, स्मॉलर क्रिस्टल्स में गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज कहते हैं कटिंग, ब्रेक होना। जी बिल्कुल। तो बिगर क्रिस्टल के ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, तो ये जो बिगर क्रिस्टल है वो स्मॉलर क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, और जिस प्लेन से वो ब्रेक हो जाए उस प्लेन को हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम यहां पे बात कर सकते हैं ना बेटा कि प्रॉपर जो है डेफिनिट जो है एक फिक्स प्लेन से हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं क्लीवेज प्लेन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर होती है बेटा। आप इसको इरेगुलरली कट नहीं कर सकते, आप एक खास इसकी कटिंग कहां से होगी? हमेशा एक प्रॉपर एंगल से, एक प्रॉपर प्लेन से इसकी कटिंग होगी। ठीक है बच्चे ईशा जी, कटिंग जी बिल्कुल, कटिंग इज डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एनिसोट्रोपी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एनिसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी किसे कहेंगे बेटा? द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज विद चेंज इन डायरेक्शन। अगर आप किसी चीज की डायरेक्शन चेंज कर दे तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अगर वो चेंज हो जाए, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एनिसोट्रोपी। ठीक है बेटा, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑब्वियसली बेटा। ठीक है बेटा, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए बेटा? प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? चेंज हो जाए विथ चेंज इन डायरेक्शन, दैट इज नोन एज एनिसोट्रोपी, डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, अब ये जो एनिसोट्रोपी जो प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा इट्स टोटली डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, किसी भी उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक एग्जांपल ये है कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, नंबर 1। नंबर 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल और थर्मल और इलेक्ट्रिकल, हम बात दोनों को इसमें कंबाइन कर सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल प्रॉपर्टीज की हम बात कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज अगर आपको याद तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आपके बुक वालों ने दिया हुआ था ग्रेफाइट के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो याद रखिएगा बेटा ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लेयर्स प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा अगर आप एक्सटर्नल बैटरी को पैरेलल टू द लेयर अगर ज्वाइन कर दे तो कंडक्टर है, अगर आप परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर ज्वाइन करें तो नॉन कंडक्टर है। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, पैरेलल टू लेयर कंडक्टर है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो ये क्या है बेटा? नॉन कंडक्टर है। अब आप जरा खुद देखें ना कि है तो ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो डायरेक्शन हमने चेंज किया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। मेन टू से अगर हम एक्सटर्नल बैटरी को पैरेलल टू दी लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करें
तो कंडक्टर है, अगर हम परपेंडिकुलर टू दी लेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करें तो नॉन कंडक्टर है। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपके पास एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा इसको। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? किसी बच्चे को कोई सवाल है तो यहां तक पूछ सकते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्री प्रॉपर्टीज है बेटा, उसी की हम बात कर रहे हैं अभी। हाँ जी, व्हाट इज मीन बाय सिमेट्री? सिमेट्री किसे कहेंगे बेटा? सिमेट्री कहते हैं रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल एंड एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेट बाय 360 डिग्री। ठीक है, अगर हम 360 डिग्री पे रोटेट करें तो क्या होगा बेटा? रेपिटेशन हो जाएंगे। रेपिटेशन किस चीज की बेटा? एंगल, फेज, एजेस वगैरह की। ठीक है, वगैरह वगैरह। जब हम इसको क्या करेंगे बेटा? रोटेट करेंगे बाय 360 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री पे इसको रोटेट करें तो इनकी जो एंगल है, जो एजेस है, उनके दरमियान उनके वो क्या हो जाएंगे बेटा? रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ओरिजिन में दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगे। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है जिनको हम इटसेल्फ। जी बेटा, ऑब्वियसली, वेरी गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड पॉइंट। एक बच्चे ने यहां पे किसने कहा ये? फरासत बेटा, वेरी गुड। क्लीवेज प्लेन खुद भी एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। वेरी गुड बच्चे, ये प्रॉपर्टी भी चले आप लिखे रखे। क्लीवेज जो है वो भी क्या है बेटा? क्लीवेज भी आपके पास एक तरह से एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली, बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, इसमें कौन कौन से होंगे बेटा? एक्सिस होंगे हमारे पास। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होंगे बेटा इसके अंदर? एक तो प्लेन हो गया हमारे पास, इसके अलावा सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह, ये सारी बेसिकली जो है ना एक प्रॉपर्टी है सिमेट्री की। सिमेट्री बेसिकली इसका अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें ना बेटा तो उसको हम कहते हैं क्या वो बेटा? नजर नहीं आ रहा आपको? क्या नजर? लास्ट पॉइंट में मैंने कहा हुआ बेटा ग्रेफाइट पैरेलल हो। ग्रेफाइट में अगर हम बैटरी को पैरेलल टू द लेयर जोड़ दे तो कंडक्टर है, परपेंडिकुलर टू द लेयर अगर जोड़ दे तो नॉन कंडक्टर है। जी, क्लियर हो गया बेटा सिमेट्री क्या चीज है? हाँ, तो अगर हम किसी भी क्रिस्टल को रोटेट करें उसके एक्सिस पे 360 डिग्री पे तो उसकी जो एंगल है, एजेस है, वो क्या हो जाएंगे? वो रिपीट हो जाएंगे, दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट है हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। हैबिट्स ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। हैबिट ऑफ क्रिस्टल किसे कहेंगे बेटा? ये नजर नहीं आ रहा? यहां पे लिखा हुआ सिमेट्री और इसके नीचे लिखा हुआ रेपिटेशन ऑफ एजेस, एंगल्स वगैरह। ठीक है बच्चा? जी बच्चे, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। जी, सिमेट्री से मुराद ये है बेटा कि अगर आपके पास एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को अगर आप 360 पे रोटेट करें ना तो उसकी जो एजेस है, जो एंगल है, जो फेसेस है, उसके अंदर रेपिटेशन आ जाएगी, दोबारा वही आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को सिमेट्री कहते हैं। ठीक है बच्चे, हैबिट ऑफ क्रिस्टल किसे कहेंगे बेटा? व्हाट इज मीन बाय हैबिट ऑफ क्रिस्टल? जी, shapes in which a crystal usually grow। ठीक है बेटा, अगर आपके पास एक क्रिस्टल है वो जिस शेप में ग्रो करे उसको हम क्या कहते हैं? हैबिट्स ऑफ क्रिस्टल्स कहते हैं। इसके अंदर याद रखिएगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, अगर हमारे पास प्योर है और अगर इम्प्योर है तो दोनों केसेस में हमारे पास डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एग्जांपल ऐड करके जाऊंगा बेटा। NaCl सोडियम क्लोराइड अगर प्योर फॉर्म में हो तो ये ग्रो करेंगे बेटा। हैबिट ऑफ क्रिस्टल इसकी होगी क्यूबिकल। ठीक है बच्चे, अगर आप इसी सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10% यूरिया अगर आप इसके अंदर एज ए इंप्योरिटी ऐड कर दे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? एक तरह से सोडियम क्लोराइड इंप्योर हो जाएंगे। जब सोडियम क्लोराइड इंप्योर हो जाए तो याद रखिएगा बेटा इस क्रिस्टल की शेप होगी नीडल लाइक।
मतलब आप किसी भी क्रिस्टल की हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स को चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग इंप्योरिटीज। जी बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे। और यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। जी क्लियर हो गया बेटा सबको? जी जी बिल्कुल, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा, नीडल लाइक इसकी शेप होगी। ठीक है बच्चे? हाँ जी बताया जरा, किसी का कोई क्वेश्चन है? इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे बेटा? याद रखिएगा पहली बात तो यह है कि आइसोमॉर्फिज्म हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं आइसोमॉर्फिज्म फॉर बोथ कंपाउंड एज वेल एज एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, हम एलिमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टर्म को, एलिमेंट्स के लिए भी, और कंपाउंड्स के लिए भी इस टर्म को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म को। आइसोमॉर्फिज्म बेटा, आइसोमॉर्फिज्म इज द, अच्छा बैटरी का इशू हो रहा है। ईशा बेटा आपने क्या क्वेश्चन किया था बेटा? मुझे नजर नहीं आया होगा बेटा, आपने क्वेश्चन क्या किया था? ईशा बेटा दोबारा क्वेश्चन कर अपना, क्या क्वेश्चन किया था बेटा आपने? जी बेटा ईशा बताया बेटा, जरा क्वेश्चन दोबारा जरा रिपीट करें, मैंने देखा नहीं होगा बेटा क्योंकि मैं जरा लेक्चर दे रहा था। जरा बैटरी जरा चेंज करवा दे यार। जी बेटा, अगर हमारे पास जी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अभी वो चेंज हो जाते बेटे, बस टाइम भी खत्म हो रहा है, इसके बाद आपका टेस्ट होना है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा बेटे इसके अंदर, याद रखिएगा, एक तो हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इनके अंदर एटॉमिक रेशो क्या है बेटा? एटॉमिक रेशो इज 1:1, इसके भी 1:1। शेप क्या होगी बेटा? दोनों की शेप सेम होगी, दैट इज क्यूबिकल। क्या होगी बेटा? क्यूबिक शेप होगी। एटॉमिक रेशो सेम, यहां पे हम बात करेंगे एटॉमिक रेशो सेम। ठीक है बच्चे, बेटा इसको हम कल डिस्कस करेंगे, अभी लेक्चर का टाइम खत्म हो गया बेटा। मैं आपको इसके एग्जांपल में बताऊंगा, आपको कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद अभी आपका टेस्ट होना है, इसके बाद फिर लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है। बस एक चीज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, या फिर आप मुझे मैसेंजर पे अपना क्वेश्चन पुट कर दे, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। ठीक है बेटा ईशा, आपको मैं आंसर कर दूंगा, आप अगर अपना क्वेश्चन जो है वो मुझे मैसेंजर पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, अभी टाइम खत्म हो गया है। एटॉमिक रेशियो सेम है बेटा। इसके अलावा हमारे पास कार्बोनेट और नाइट्रेट, इनकी भी हमारे पास क्या होगी बेटा? सेम एक तरह से ज्योमेट्रिकल शेप होगी। ठीक है बेटा, सेम ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी भी। और याद रखिएगा इनकी ज्योमेट्रिकल शेप इसलिए सेम होगी क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा आपके पास? सेम स्ट्रक्चर रखते हैं, सेम स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है बेटा, बाकी हम कल पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं बेटा क्योंकि टाइम 3-4 मिनट ऊपर हो गया और आपका टेस्ट भी होना है बेटा। मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है बेटा, जिसमें प्रॉब्लम है वो मैं आपको कल बता दूंगा। और बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप मैसेंजर पे पुट कर सकते हैं। मैं अभी आपका टेस्ट, हाँ जी ठीक है बच्चे, चले ठीक हो गया बेटा। तो आप लोग अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा बेटा, और साथ में मुझे मेंशन भी करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है बेटा, कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।